इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जिसने ईरान के सीज फायर के लिए एक नया प्रस्ताव दिया है। अल जजीरा के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से ईरान को यह संदेश दिया है कि सीज फायर को अगले 60 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि ईरान ने अमेरिका के इस ऑफर को खारिज ही कर दिया। ईरान ने अमेरिका को एक नई धमकी दे डाली है, जिससे ऐसा लग रहा है कि कल सुबह 5:30 बजे जब ये सीज फायर खत्म होगा तब ये युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गलिबाफ ने कहा है कि पिछले 2 हफ्तों के युद्ध विराम में ईरान ने खुद को और मजबूत कर लिया है और अगर ये युद्ध फिर से शुरू होता है तो ईरान युद्ध भूमि में नए कार्ड यानी नई चाल चलने के लिए पूरी तरह तैयार होगा। उधर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान पर दबाव बढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। द न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हुआ तो इस बार ईरान पर इतना बारूद बरसेगा जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि वो ईरान युद्ध को खत्म करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे और उन्होंने अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के विपक्षी नेताओं की आलोचना भी की है। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिका का विपक्ष उन पर युद्ध को खत्म करने के लिए दबाव बना रहा है, जिससे ईरान को फायदा हो रहा है। अमेरिका और ईरान के इन बयानों से स्पष्ट है कि फिलहाल ये युद्ध टलता हुआ नहीं दिख रहा और इस बात की संभावना अब बढ़ गई है कि कल जब 14 दिनों के सीज फायर का काउंटडाउन खत्म होगा तब इस युद्ध की लपटें फिर से भड़क सकती हैं और इस बार ये युद्ध समुद्र में लड़ा जा सकता है। ईरान कह रहा है कि जब तक अमेरिका की नाकेबंदी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास से नहीं हटेगी तब तक शांति वार्ता करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि वो अमेरिकी ब्लॉकेड किसी कीमत पर नहीं हटाएंगे। अगर ये टकराव और तनाव ऐसे ही बढ़ता है तो इस बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान की नौसेना के बीच जंग लड़ी जाएगी और ये जंग पहले से भी भीषण और भी खतरनाक हो सकती है। हालांकि अभी द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि उपराष्ट्रपति जेडी वैंस कल रात को इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं और अमेरिका और ईरान के बीच 23 अप्रैल यानी परसों सुबह शांति वार्ता हो सकती है। लेकिन अगर मौजूदा टकराव बना रहता है और ईरान अपना प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद नहीं भेजता है तो ये शांति वार्ता रद्द भी हो सकती है और इससे पाकिस्तान की भी खूब भद पिटेगी। पाकिस्तान ने सीज फायर में खुद को शांति दूत जैसा दिखाया, लेकिन हकीकत यह है कि उसने सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन को ही बढ़ाया। कंफ्यूजन तो छोड़िए, पाकिस्तान पर यह आरोप भी लग रहे हैं कि उसने दूसरे दौर की शांति वार्ता को लेकर अमेरिका को ही अंधेरे में रख दिया। 20 अप्रैल की सुबह से लेकर 21 अप्रैल की दोपहर तक 3 बार ऐसी खबरें आई कि उपराष्ट्रपति जेडी वैंस अपनी टीम के साथ इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन हर बार यह खबर गलत निकली। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को लग रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें राजनीतिक रूप से फंसा रहे हैं और ये बातें द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपनी नई रिपोर्ट में लिखी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस शांति वार्ता को राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत चालाकी से जेडी वैंस की साख का सवाल बना दिया। जेडी वैंस खुद को भविष्य में राष्ट्रपति ट्रंप का उत्तराधिकारी मानते हैं और अगर ऐसे में वो दूसरी बार इस्लामाबाद जाते हैं और इस बार भी ईरान के साथ कोई डील नहीं होती तो इसे उनके लिए एक बड़ा झटका माना जाएगा। यानी इस शांति वार्ता को राष्ट्रपति ट्रंप ने जेडी वैंस का पर्सनल टेस्ट बना दिया है और इसी को कहते हैं खालिस राजनीति, जिसमें देश, जनता, विचारधारा पीछे और पावर, इमेज, चुनावी फायदा, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर्स, ये सब कैसे आपको आगे रहता है और वही सब दिखता है। खुद को फंसते हुए देखकर उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भी बहुत फूक फूक कर इस पर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। भाई एक बार इस्लामाबाद गए और उल्टा लौटना पड़ा तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है और यही कारण है कि उनके 3 बार इस्लामाबाद के लिए रवाना होने की खबरें आई। तीनों बार ये खबरें गलत निकली। इस मुद्दे पर द न्यूयॉर्क पोस्ट ने एक और बड़ा दावा ये किया कि अमेरिका ईरान के साथ जो शांति वार्ता चाहता है उसका कोई फायदा ही नहीं है। फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि जो नेता ईरान की तरफ से बातचीत कर रहे हैं वो अपने दम पर फैसले ले ही नहीं सकते। उन्हें हर बात के लिए आईआरजीसी के ऑर्डर मानने होते हैं और आईआरजीसी का कहना है कि ये डील तभी होगी जब अमेरिका ईरान की शर्तें माने, ना कि ईरान अमेरिका की शर्तें माने। यानी आईआरजीसी का जो रुख है उसके हिसाब से तो ईरान की अमेरिका से डील नहीं होगी, बल्कि डील की जगह फिर से युद्ध ही होगा।
अमेरिकी नौसेना ने ईरान के जिस कार्गो शिप को अपने कब्जे में लिया वो चाइना से ऐसे केमिकल्स ला रहा था जिसका इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइल्स में होता है। और ये रिपोर्ट किसी और का नहीं, द वॉल स्ट्रीट जर्नल का है, जिसके मुताबिक टुस्का नाम का ये कार्गो शिप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शिपिंग लाइन से जुड़ा हुआ है, जो चाइना के गालान पोर्ट से जा रहा था। ये वही पोर्ट है जहां से बैलिस्टिक मिसाइल्स में इस्तेमाल होने वाले कई केमिकल्स लोड किए जाते हैं और इनमें भी सोडियम परक्लोरेट सबसे अहम होता है। ये वही केमिकल है जो बैलिस्टिक मिसाइल्स में सॉलिड रॉकेट फ्यूल यानी ईंधन के लिए इस्तेमाल होता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान का ये कार्गो शिप इन्हीं केमिकल्स को छिपा कर ला रहा था, जिसकी वजह से इस जहाज की तलाशी ली गई और तलाशी लेने के बाद अमेरिका ने इसे अपने कब्जे में ले भी लिया है। इसके अलावा अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी की नेता निकी हेली ने भी ये दावा किया है कि ईरान अपने टस्का जहाज से केमिकल लेकर आ रहा था और इसमें चाइना उसकी मदद कर रहा है। इस खबर से आप ये भी समझ सकते हैं कि ईरान इस वक्त खुद युद्ध की तैयारी कर रहा है। जब तक सीज फायर लागू है तब तक वो मिसाइलों के लिए सॉलिड रॉकेट फ्यूल इकट्ठा करना चाहता है, ताकि दोबारा से जब ये युद्ध शुरू हो तो वो अमेरिका के खिलाफ अपने मिसाइल हमलों को जारी रख पाए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान युद्ध की तैयारी कर रहा है, अमेरिका भी युद्ध की तैयारियों में जुट गया है। और इसीलिए सोचिए, कल सुबह जब हम लोगों की नींद खिलेगी उससे कुछ घंटे पहले ही ये डेडलाइन खत्म होने वाला है और माना जा रहा है कि इस बार समुद्र में भीषण युद्ध की संभावना है। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास ओमान की खाड़ी में एक और स्ट्राइक ग्रुप भेज रहा है, जिसमें जॉर्ज H.W. बुश एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल होगा। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 6000 अतिरिक्त नाविकों और मरीन कमांडोज को भी समुद्र में उतारा जा रहा है। और अमेरिका ने कहा है कि वो अपनी मरीन्स और एम्फीबियस फोर्स को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास भेज रहा है, जिसमें कुल 4200 नाविक और मरीन कमांडोज अलग से मौजूद होंगे। अब बड़ी बात यह है कि अमेरिका किसी भी क्षेत्र में एम्फीबियस फोर्स तभी उतारता है जब वो वहां समुद्री सीमा पर अपने सैनिकों को भेजने की कोई योजना बना रहा होता है। इससे ये सवाल भी उठता है कि क्या अमेरिका सीजफायर खत्म होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के द्वीपों पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है, और क्या अब ये लड़ाई ईरान के द्वीपों पर कब्जा करने की हो सकती है। ये युद्ध इसलिए भी फिर से शुरू हो सकता है क्योंकि अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान के बंदरगाहों पर लॉकडाउन लग गया है, ब्लॉकेड जो अमेरिका ने किया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जब तक अमेरिका अपने ब्लॉकेड के दौरान कुल 27 जहाजों को अब तक लौटा चुका है। 27 जहाज, जिनमें ज्यादातर जहाज किसके हैं? ईरान के। इस ब्लॉकेड का सबसे ज्यादा असर ईरान पर सीधा पड़ रहा है। इससे ईरान के ऊपर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है और अगर अमेरिका ने अपने ब्लॉकेड को हटाया नहीं तो अगले 10 से 15 दिनों में ईरान को अपने कच्चे तेल का उत्पादन घटाना पड़ेगा और ऐसा पहली बार होगा। युद्ध से पहले ईरान हर दिन 17 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात कर रहा था, चाइना को भेजता था 90%। युद्ध के दौरान प्रतिदिन 1 लाख बैरल बढ़कर 18 लाख बैरल पर पहुंच गया। यानी युद्ध में ईरान ने खूब पैसा पीटा, अपने कच्चे तेल के उत्पादन को भी खूब बढ़ाया। ईरान अभी हर दिन 31 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन कर रहा है। ये उत्पादन अगर ऐसे ही जारी रहता है तो इस खेल को जमा करके रखने के लिए ईरान के पास जगह नहीं बचेगी। 90% तेल तो वो वैसे ही अब चाइना को पहले बेच रहा था, अब तो 27 जहाजें उसकी रोक दी गई हैं, उसके सारे स्टोरेज फुल हो गए हैं। अभी धीरे धीरे आने वाले वक्त में उसके स्टोरेज और भी फुल हो जाएगा। अब ऐसा ना हो इसीलिए ईरान शांति वार्ता से पहले अमेरिकी ब्लॉकेड को हटाने की शर्त रख रहा है, जबकि अमेरिका कह रहा है कि हम तो इस ब्लॉकेड को बिल्कुल नहीं हटाएंगे, बातचीत की टेबल पर आइए। अमेरिका का कहना है कि अगर ईरान इस नाकेबंदी को खत्म करना चाहता है तो वो अमेरिका की शर्तों पर उसके साथ डील करे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को भी पूरी तरह खोले। अगर ये युद्ध फिर से शुरू होता है तो इस बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में काफी खून खराबा हो सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान अमेरिकी नाकेबंदी के खिलाफ दूसरे देशों के जहाजों को निशाना बना रहा है। निशाने बनाने की बड़ी वजह यह है कि अमेरिकी ब्लॉकेड से ईरान के जहाजों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। इससे ईरान अपने कच्चे तेल का निर्यात नहीं करा पा रहा और उसे हर दिन $435 मिलियन यानी लगभग 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ईरान का कहना है कि अगर उसके जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से नहीं गुजर सकते तो वो और देशों के जहाजों को भी यहां से गुजरने नहीं देगा।
इसे इतना तो तय है कि अगर ये युद्ध फिर से शुरू होता है तो इस बार आर पार की लड़ाई समुद्र में लड़ी जाएगी और समुद्री युद्ध किसी भी देश के लिए आसान नहीं होते। और इतना भी तय है कि जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अपना युद्ध का हथियार ईरान ने बनाया था तो बाजी पलट चुकी है। अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाकर आज उसकी गर्दन पर हाथ रख दिया है। अगर ये सब कुछ एक समुद्री जंग में बदलता है तो समुद्र में ऐसे जंग आसान नहीं होती। अभी कागज पर अमेरिका की नौसेना काफी मजबूत नजर आती है। ईरान उसके आसपास नहीं दिखाई देता। 2026 की ही अगर आप ग्लोबल नेवल पास रैंकिंग को देखें तो उसके मुताबिक अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना है, जबकि ईरान की नौसेना 19वीं स्थान पर है। अमेरिका के पास 71 पनडुब्बियां हैं, जबकि ईरान के पास सिर्फ 6 पनडुब्बियां। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 78 डिस्ट्रॉयर्स, 18 क्रूजर्स, 33 छोटे युद्धपोत, 58 एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स, 4 माइन वॉरफेयर शिप्स हैं। जबकि ईरान की नौसेना के पास अगर आप कंपैरिजन में देखिए तो क्या ही है, 6 पनडुब्बियां हैं, 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 9 छोटे युद्धपोत हैं, 21 पेट्रोलिंग बोट्स है, 24 एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स है और 1 माइन वॉरफेयर शिप है। अब कागज पर ईरान और अमेरिका की कोई तुलना नहीं हो सकती। आंकड़े यही कहते हैं कि ईरान अमेरिका की नौसेना का सामना भी नहीं कर सकता। लेकिन जब आप समुद्र के अंदर आते हैं तो ईरान की एक अलग रणनीति नजर आती है। वो अमेरिका की नौसेना पर बढ़त बनाते हुए दिखाई देता है। ये समुद्री युद्ध स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में लड़ा जाएगा, जिसकी चौड़ाई सिर्फ 30 से 50 किलोमीटर है। इतना सकरा रास्ता होने के कारण ईरान के समुद्री तट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ज्यादा दूर नहीं है। इससे ईरान को अमेरिका पर एक होम ग्राउंड एडवांटेज मिलेगा। इसे खेल के मैदान में, क्रिकेट के मैदान में कहते हैं ना, जब आपकी अपनी ऑडियंस रहती है तो आपको एक मोटिवेशन, एक मोराल आपका बूस्ट होता है, आप बेहतर परफॉर्म करते हैं। वैसे यहां पर ईरान को मौसम का, उस मौसम में जीने का होम ग्राउंड एडवांटेज मिलेगा, जिसमें अमेरिका की नौसेना को खुले समुद्र में युद्ध लड़ना होगा, जबकि ईरान की नौसेना सकरे पानी में घात लगाकर उस पर आसानी से हमला कर पाएगी। इस युद्ध में ईरान की सबसे बड़ी ताकत होगी उसकी फास्ट अटैक बोट्स, जिन्हें मच्छर बोट भी कहा जाता है। हमने बीते दिन आपको बताया था, ईरान के पास इनकी संख्या हजारों में है और इनका आकार बहुत छोटा है और झुंड में ये हमला करती है। इसके बाद ईरान के पास 2 तरह की एंटी शिप मिसाइल्स हैं। इनमें एक को नूर मिसाइल कहते हैं, जो सबसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। अगर समुद्री युद्ध होता है तो ईरान अमेरिकी जहाजों और युद्धपोत को इसी मिसाइल से निशाना बनाएगा। इसके बाद दूसरी है खालिज फार्स मिसाइल, जो कम दूरी के लिए इस्तेमाल होती है। ईरान का दावा है कि इस एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेस रेट 90% से ज्यादा है और इसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद ईरान के पास मिनी सबमरीन्स यानी छोटी पनडुब्बियां हैं, जो उथले पानी में छिपकर हमला करने में माहिर होती है। इनमें भी ईरान अमेरिकी नौसेना के खिलाफ गादिर क्लास सबमरीन का इस्तेमाल कर सकता है। ये ईरान की बहुत छोटी पनडुब्बी है जो बैटरी डीजल से चलती है। इसे खासतौर पर ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि ये सकरे समुद्री रास्ते उथले हुए पानी तटीय इलाकों से छिपकर हमला कर सके। ईरान में इसको कहते हैं घोस्ट सबमरीन, जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन असर पूरा डालती है। इसका आकार इतना छोटा होता है कि इसे रडार से पकड़ना लगभग नामुमकिन होता है। ये शोर भी कम करती है, दुश्मन को इसके बारे में पता भी नहीं चलता और ये भी हिट एंड रन की रणनीति पर काम करती है, यानी मारो और भागकर अपने ठिकाने में छिप जाओ। इस समुद्री युद्ध में ईरान का तीसरा सबसे बड़ा हथियार होगा नेवल माइंस, जिन्हें समुद्र में बिछाकर अमेरिकी जहाजों को रोका जा सकता है। ईरान के पास 5 से 6 हजार नेवल माइंस का जखीरा है, जो अमेरिकी नौसेना को रोक सकती है। अमेरिका के सामने एक और बड़ी चुनौती यह है कि ईरान की सत्ता IRGC के हाथों में चली गई है। इस युद्ध से पहले ईरान की राजनीतिक और सैन्य संरचना बिल्कुल अलग थी। इसमें सबसे बड़ा पद सर्वोच्च नेता का होता था और उनके अधीन ईरान की सरकार और IRGC दोनों आते थे। लेकिन अयतुल्लाह खामेनी की मौत और नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी की गैर मौजूदगी ने IRGC को ईरान की डी फैक्टो सरकार बना दिया। अब ईरान में सरकार से जुड़े नेताओं की कोई ताकत बची ही नहीं है। सारी शक्तियां और सारा कंट्रोल, सारा नियंत्रण IRGC ने अपने पास ले लिया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पहले ईरान के कुछ नेता नरम रुख अपनाकर अमेरिका से बातचीत के पक्ष में भी होते थे, लेकिन अब इन तमाम मॉडरेट माने जाने वाले नेताओं को IRGC ने साइडलाइन कर दिया है। इनमें भी
विदेश मंत्री अब्बास अरागची से कहा गया है कि वो ना तो अमेरिका से बातचीत को लेकर कोई फैसला लेंगे और ना ही दूसरे फैसलों में अपनी टांग अड़ाएंगे। यानी ईरान की सत्ता अब IRGC के कट्टरपंथी हार्ड लाइन रखने वाले कमांडर्स के पास चली गई है और इनमें भी अहमद वहीदी इस वक्त ईरान के सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली नेता बने हुए हैं। अब यहाँ अहमद वहीदी के बारे में जानना भी जरूरी है क्योंकि ये वही कमांडर है जो सालों से ईरान की सत्ता पर कब्जा करने का एक ख्वाब देख रहे थे। 28 फरवरी के हमले में जब अमेरिका और इजराइल ने IRGC के पूर्व हेड मोहम्मद पाकपूर को मारा, तब IRGC की कमान अहमद वहीदी को सौंपी गई। अहमद वहीदी ने 1970 के दशक में ही IRGC से जुड़ गए और साल 1988 से 97 तक उन्होंने 9 सालों तक कुद्स फोर्स का नेतृत्व किया। बाद में यही जिम्मेदारी कासिम सुलेमानी को मिली, जिन्हें अमेरिका ने साल 2020 के ड्रोन हमले में मार दिया था। अहमद वहीदी को हमेशा से एक ऐसा कमांडर माना गया जो सरकार और सेना में कॉन्ट्रैक्ट बनाकर काम करता था। इसी का नतीजा ये हुआ कि अहमद वहीदी कुद्स फोर्स के चीफ बनने के बाद ईरान के रक्षा मंत्री बने और 2024 तक उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर का पद संभाले। यानी अहमद वहीदी को सरकार और सेना दोनों का अनुभव है और ऊपर से वो ज्यादा कट्टर है, अमेरिका और इजराइल को शैतान मानते हैं। साल 1994 में जब अर्जेंटीना की ब्यूनो एयर्स में एक यहूदी सामुदायिक केंद्र को बारूद से भरी गाड़ी के साथ उड़ा दिया गया, तब उस वक्त यह आतंकी हमला अहमद वहीदी ने ही कराया था। 80 से ज्यादा यहूदियों की जान लेने के लिए अहमद वहीदी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किया। जबकि ईरान में अहमद वहीदी का कद तेजी से बढ़ने लगा। मोहम्मद पाकपूर की हत्या के बाद जब IRGC की कमान अहमद वहीदी को सौंपी गई, तब पहले ही दिन से उन्होंने ईरान की सत्ता को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया और आज अहमद वहीदी ही ईरान को चला रहे हैं। नमाज पढ़ना अनिवार्य है क्योंकि ये इबादत से जुड़ा है। नमाज का भी एक अनिवार्य तरीका होता है जिसके तहत किबला यानी काबा की दिशा में मुंह करके ही इसे पढ़ा जाता है। इसीलिए इसे इबादत ना कहकर एक्सरसाइज कह देना मुस्लिम समाज की भावनाओं को भी आहत कर सकता है। यही वजह है कि नमिता थापर को सोशल मीडिया पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज की ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा है। कुछ यूजर्स ने तो नमिता का एक और वीडियो डाला है जिसमें वो महिलाओं के लिए संस्कार और शर्म जैसे शब्दों को गलत शब्द बता रही हैं। उनका कहना है कि हिंदू परंपरा के अनुसार साड़ी पहनकर पूजा करना संस्कार नहीं है। यूजर्स का कहना है कि अपने इस वीडियो में नमिता साड़ी पहनने और पूजा करने को गलत बता रही हैं, लेकिन नमाज का प्रचार कर रही हैं। हालांकि नमिता ने ट्रोलर्स को अपना जवाब भी दिया है। नमिता थापर ने हेल्थ बेनिफिट्स को लेकर सूर्य नमस्कार पर भी वीडियोस बनाए हैं और कई बार लोग नमाज में होने वाली बॉडी मूवमेंट और सूर्य नमस्कार के योगासन को एक नजर से देखते हैं। लेकिन सच ये है कि नमाज इबादत का एक अनिवार्य नियम है जिसे बदला नहीं जा सकता, जबकि सूर्य नमस्कार को लेकर कोई अनिवार्य नियम नहीं है। हालांकि सूर्य नमस्कार पर कई मुस्लिम देशों ने अघोषित प्रतिबंध भी लगाया हुआ है। इसे सूर्य की आराधना से जोड़कर देखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कल पहलगांव हमले की पहली बरसी है। पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगांव की बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने 25 हिंदुओं को उनका धर्म पूछकर मारा था। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया, दहला दिया। हालांकि भारत ने इस हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया और इसे वार को पाकिस्तान जिंदगी भर अब नहीं भूलेगा। लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए पहलगांव हमले की बरसी पर खतरे को देखते हुए पूरे जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है और सभी टूरिस्ट स्पॉट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों को चेतावनी दी है। एक पोस्ट के जरिए कहा गया है कि कुछ सीमाओं को कभी नहीं लांघना चाहिए। भारत कुछ नहीं भूला है और ये चेतावनी कोरी नहीं है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास पहलगांव हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह साजिद से जुड़ी पल पल की जानकारी है। वो कहाँ है, वो क्या कर रहा है, वो किससे मिलता है, कहाँ घूमता है, कहाँ रह रहा है, पूरी जानकारी। आज तक के पास पाकिस्तान में छिपे सैफुल्लाह साजिद के सेफ हाउस के लोकेशन और इस वक्त सैफुल्लाह साजिद अपनी जान बचाने के लिए कैसे हुलिया बदलकर, पहचान बदल कर जी रहा है। और ये पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है जो ईरान युद्ध में शांति दूत बनने वाले पाकिस्तान में छिपकर जाकर बैठा हुआ है। देखिए। क्या आप कीजिए
22 अप्रैल 2025 का वो दिन जब पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकियों ने 25 हिंदुओं को उनका धर्म पूछकर मार दिया था। उस दिन मासूमों के दिल में आतंकियों ने खौफ भर दिया था। पाकिस्तानी आतंकियों के इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। उस दिन के बाद से पूरे देश ने एक सुर में आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की ठानी थी। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। निर्दोषों की मौत का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से लिया और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों और 11 सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया था। भारत के इस हमले को पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा और भारत उसके आतंकियों को कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए पहलगाम हमले की बरसी पर पूरे जम्मू कश्मीर में सेना की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। निगरानी भी पहले से कहीं ज्यादा है और आतंकियों को चेतावनी साफ शब्दों में दी गई है कि सीमा पार की तो समझो ऊपर का टिकट कंफर्म हो गया है। पहलगाम अटैक के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह साजिद का भी टिकट कटने का नंबर आ चुका है। सैफुल्लाह साजिद उर्फ सलीम लंगड़ा अपनी मौत के डर से पाकिस्तान में छिपता फिर रहा है। उसने नाम, पता और हुलिया सब कुछ बदल लिया है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। आज तक के पास सैफुल्लाह साजिद की एक्सक्लूसिव तस्वीरें और उसकी लोकेशन है। इसका मतलब ये है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों को भी पता है कि पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड कहां छिपा हुआ है, क्या कर रहा है और क्या करने वाला है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में लश्कर और टीआरएफ के आतंकी सैफुल्लाह साजिद को पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड बताया था। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो सैफुल्लाह की तस्वीर है। इसमें वो बेहद मामूली कपड़ों में दिखाई दे रहा है। वो बर्नर फोन पर बात कर रहा है। इस आतंकी पर एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा है और साजिद की बदकिस्मती देखिए कि उसकी तस्वीर और लोकेशन भारतीय खुफिया एजेंसी के पास ही नहीं बल्कि शायद पाकिस्तान में मौजूद अननोन मैन के पास भी होगी। एनआईए के मुताबिक बैसरन घाटी में जिन आतंकियों ने हिंदुओं को मारा था वो सैफुल्लाह साजिद के साथ लगातार संपर्क में थे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सैफुल्लाह भेष बदलने में माहिर है, इसीलिए वो लगातार अपना ठिकाना और रूप बदल रहा है। दरअसल पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और आतंकियों को पता है कि कोई अननोन धुरंधर भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों को पाकिस्तान के अंदर ही ठिकाने लगा रहा है। आतंकी सैफुल्लाह को भी अपनी मौत का डर है और इसी वजह से यहाँ वहाँ छिपता फिर रहा है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सैफुल्लाह साजिद रावलपिंडी के एक सेफ हाउस में छिपा हुआ है। हम आपको उसी गली की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसके इस मकान में सैफुल्लाह फिलहाल छिपा हुआ है। इसी घर की छत से वो फोन पर बात कर रहा था जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। भारतीय खुफिया विभाग को सैफुल्लाह साजिद के 2 पाकिस्तानी पहचान पत्र मिले हैं। दोनों में उसका नाम हबीबुल्लाह तबस्सुम लिखा है। एक पहचान पत्र के मुताबिक आतंकी हबीबुल्लाह यानी सैफुल्लाह साजिद पाकिस्तान के कसूर का रहने वाला है जो भारतीय सीमा के पास है। उसके दूसरे पहचान पत्र में उसकी लोकेशन इस्लामाबाद लिखी हुई है। साल 2020 में आईएसआई ने सैफुल्लाह को इस्लामाबाद के सबसे संवेदनशील और सुरक्षित इलाके के सेफ हाउस में छिपाया था और उसके पास तब से ही इस्लामाबाद का पहचान पत्र था। इस पहचान पत्र में उसका एड्रेस G6 लिखा है। ये क्षेत्र इस्लामाबाद के सबसे विकसित और संवेदनशील इलाकों में से एक है क्योंकि यहाँ सरकारी इमारतें ज्यादा हैं। खुफिया सूत्रों से पता चला है कि फिलहाल सैफुल्लाह साजिद को फिर से इस्लामाबाद शिफ्ट किए जाने की तैयारी चल रही है। अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।